जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज क्लास 12th फिजिकल केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स में सेकंड लेक्चर को लेके हम आए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, क्या रेट ऑफ रिएक्शन होता है, किस तरीके से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो टाइम के साथ चेंज होते हैं। हमने इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में पढ़ा, हमने एवरेज रेट के बारे में पढ़ा और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए थे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस बात पे है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनसे रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज किया जा सकता है। इनमें से कुछ तो हमें इसी चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ने हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, जैसे कैटलिस्ट हो गया, है ना, इन जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। इन चीजों को हमें बहुत डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है। बट इनके अलावा और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क डाल सकते हैं, उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेकंड लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स का। तो कॉपी और पेन बनाइए। जितने अच्छे हम खुद के नोट्स जो हैं, जितना अच्छा हमारे सेल्फ नोट्स होते हैं उतने अच्छे किसी और के नोट्स नहीं होते हैं, बट फिर भी हम इसके नोट्स भी अवेलेबल टेलीग्राम लिंक पे मैं दे दूंगा, वहां पे अवेलेबल होंगे। तो कॉपी पेन बनाइए, अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। तो मेरा नाम है निखिल दुबे और आप देख रहे हैं सी फॉर केमिस्ट्री, है ना। तो करते हैं स्टार्ट केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 2, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों, सबसे पहले वो फैक्टर जो रेट को अफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। हमने ये देखा था कि कोई एक आयनिक इक्वेशन अगर हम ले लें, लाइक NaCl प्लस AgNO3, तो क्या मिलेगा हमें? NaNO3 प्लस AgCl। और हमने देखा था कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, वेरी हाई रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जो NaCl है उसमें Na प्लस Cl माइनस और Ag प्लस और NO3 माइनस है। तो बिकॉज वाटर में जाते ही मोबिलिटी जो है उसकी फटाफट से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो अगर हमारा रिएक्टेंट का नेचर आयनिक है तो आयनिक नेचर होने के कारण जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा? बहुत ज्यादा हाई होगा। और हमने देखा था कि इन रिएक्शंस के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन लगभग 10⁻⁻14 से 10⁻⁻16 सेकेंड्स में रिएक्शंस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेरी मच हाई। ठीक है, तो अगर आयनिक कंपाउंड हमारे पास है तो आयनिक कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? वेरी हाई होता है। बट इसकी जगह अगर हमारे पास कोई कोवेलेंट रिएक्शन हो, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अगर हम देखें N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट इनटू 2NH3। तो बच्चों, इन शॉर्ट आप लोगों को अच्छे से पता है कि केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनके नए बॉन्ड ब्रेक होते हैं, सॉरी उनके जो पुराने बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं और एटम्स अपने आप को रीएडजस्ट करके नए बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। जैसे इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में होता है सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड ब्रेक होंगे और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में नए बॉन्ड बनेंगे। पर यहाँ पे चूंकि कंपाउंड जो है, मॉलिक्यूल जो है, दे आर कोवेलेंट इन नेचर। तो कोवेलेंट नेचर होने के कारण ये रिएक्शन का जो रेट है, ये रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द रिएक्टेंट द रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी मच स्लो। तो यहाँ पे क्या है? ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो बिकॉज ऑफ कोवेलेंट नेचर यहां पे क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होने वाला है? स्लो होने वाला है। साथ ही साथ कोवेलेंट रिएक्शन के अंदर जो मॉलिक्यूल है, अगर मॉलिक्यूल हमें पता है या तो वो होमोजीनियस होगा, उसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम होंगे,
या फिर मॉलिक्यूल क्या होगा, हेट्रोजीनियस होगा। तो देखा यह जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ होमोजीनियस मॉलिक्यूल is greater than heterogeneous। कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों कैसे हैं बच्चों, होमोजीनियस मॉलिक्यूल हैं, सेम टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है। तो इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, किसी और रिएक्शन जहां पे अलग अलग टाइप के हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल होंगे, तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन उनके मुकाबले क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। तो सबसे पहले तो अगर रिएक्शन आयनिक है, तो आयनिक रिएक्शन, अगर रिएक्टेंट का नेचर आयनिक है तो कैसा होने वाला है, रिएक्शन बहुत हाई होगा। बट अगर रिएक्शन कोवेलेंट टाइप का है तो उसमें क्या होने वाला है, रेट ऑफ रिएक्शन उसका स्लो होगा। अब इसमें भी अगर होमोन्यूक्लियस मॉलिक्यूल्स हैं तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा बजाय किसके, हेट्रोजीनियस के। ठीक है, यहां पे एक चीज और हम नोट कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, बट it will be inversely proportional to the stability of reactant। कि हमें अच्छे से पता है, देखिए रिएक्टेंट क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। अब रिएक्टेंट स्टेबल ज्यादा है तो फिर प्रोडक्ट बनेगा क्या, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में तो होता ही है कि क्यों नए बॉन्ड बनते हैं पुराने टूटते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट साइड है इट विल बी मच मोर लोअर एनर्जी लेवल, वो ज्यादा स्टेबल होना चाहता है। तो इसीलिए अगर हमारा रिएक्टेंट जो है ऑलरेडी स्टेबल है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बहुत स्लो होगा। और अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है मतलब रिएक्शन ज्यादा होने वाली है, तो क्या होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगा। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम एक रिएक्शन देखें कि सपोज डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर अगर हम लें तो क्या मिलेगा हमें, एसिटेट आयन CH3COO माइनस, और साथ में क्या मिलेगा, H+। और अगर हम ले लें फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसके लिए हमें क्या मिलेगा, HCOO माइनस और H+। दोनों ही केस में हमें क्या मिल रहा है, H+ आयन मिल रहा है। एक में हमें एसिटेट आयन मिल रहा है, एक में हमें फॉर्मेट आयन मिल रहा है। तो कौन सी रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। तो अब यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी चेक करें तो यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे H है। अब हमें अच्छे से पता है कि जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, और प्लस आई इफेक्ट जो है वो क्या करता है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करता है। तो बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट बाय दिस CH3 यहाँ पे माइनस क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। बट हाइड्रोजन यहाँ पे कोई प्लस आई इफेक्ट लगा सकता नहीं है, तो यहाँ पे नेगेटिव कम है। तो दोनों ही केस में नेगेटिव चार्ज तो आ रहा है, बट ज्यादा नेगेटिव चार्ज कहाँ आया, एसीटेट आयन पे, और कम नेगेटिव चार्ज कहाँ है, फॉर्मेट आयन पे। तो हमें अच्छे से पता है कि किसी एटम या मॉलिक्यूल पे जितना नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है उतनी उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो एसीटेट और फॉर्मेट आयन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो फॉर्मेट आयन इज मच मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द एसीटेट आयन, इसलिए इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा स्टेबल है बजाय किसके, एसीटेट आयन के। तो दिस रिएक्शन इज हैविंग अ मच मोर रेट ऑफ रिएक्शन एज कंपेयर टू द दिस वन। क्लियर है, नोट कीजिए इतना। अगला आता है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। तो अब फिजिकल स्टेट में स्टेट कौन कौन सा हो सकता है, या तो गैसियस स्टेट होगा,
या लिक्विड स्टेट होगा या फिर सॉलिड स्टेट होगा। अब हमें अच्छे से पता है कि गैसियस के केस में जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होते हैं, बड़े दूर दूर होते हैं, बट लिक्विड के केस में मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, थोड़े पास में आ जाते हैं, और सॉलिड के केस में जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा पास होते हैं। तो आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन में यहाँ पे कॉलिजन थ्योरी होती है। कौन सी थ्योरी होती है? कॉलिजन थ्योरी होती है कि एटम जो हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करके एटम मॉलिक्यूल क्या होते हैं कि इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं, और उसके बाद क्या बनता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। तो आप सोच के बताइए कि सबसे ज्यादा कोलिजन कहाँ होने वाला है? गैसेस के केस में, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है इट विल बी मच मोर हायर देन द लिक्विड, बजाय किसके, सॉलिड के। तो अगर रिएक्टेंट हमारे गैसियस स्टेट में है तो उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज्यादा होगा, बजाय किसके, अगर हमारा रिएक्टेंट लिक्विड स्टेट में हो, बजाय किसके, अगर हमारा रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में हो। तो बिकॉज मोर काइनेटिक एनर्जी मोर कोलिजन, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, तो जो कोलिजन्स हैं वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, और इस कारण रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। इसको हम आगे चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, नोट कीजिए इसे। बढ़े आगे, चलिए अगला आता है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ बच्चों? सरफेस एरिया का मतलब है कि सपोज करो कि आपके पास एक चौक का टुकड़ा है, ठीक है। इस चौक के टुकड़े को अगर आप वाटर में डिप करते हो तो आप ये ऑब्जर्व करोगे बच्चों कि वो जो चौक है वो चौक क्या करेगा, अपनी सरफेस पे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। एक होता है एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो है वो होता है बल्क में, कहाँ होता है, बल्क में, और एडजॉर्प्शन कहाँ होता है, सरफेस पे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अगर एक बिस्किट है, आपने उसको चाय में डिप किया, अगर आप उसको थोड़ी देर तक चाय में डिप ही रखते रहोगे तो फिर वो चाय में ही डिप रहेगा, वो फिर हम उसको यूज नहीं कर सकते, वो डिजॉल्व हो जाएगा। एक स्पंज को आपने पानी में डाला और फिर जब आप उस स्पंज को स्क्वीज करोगे तो आप ये देखोगे कि उसमें से पानी बाहर निकल रहा है। तो पानी कहाँ, स्पंज के अंदर भी चला गया है, बिकॉज जो पोर्स स्पंज के अंदर होते हैं उस कारण। बट अगर आपने किसी चौक को डिप किया है तो चौक को डिप करने में क्या होगा कि जो सरफेस, आउटर सरफेस है, वो आउटर सरफेस तो गीली हो जाएगी, बट वो जो चौक है वो अंदर से कैसा रहेगा, ड्राई रहेगा, सूखा रहेगा। इसका मतलब चौक ने वाटर को एब्जॉर्ब किया है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं किया है। तो अगर उसी चौक को हम छोटे 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 पीसेस में तोड़ दें, अगर इसी चौक को हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दें तो अब क्या होने वाला है, छोटे छोटे पीसेस में होने के कारण अब ये वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो वैसे ही मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखा ये गया कि मोर सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट मोर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा रिएक्टेंट का उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। नोट कीजिए इसे। समझ पा रहे हैं? बढ़े आगे, चलिए
अगला आता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखा यह जाता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अच्छा, ये सिर्फ उन्हीं रिएक्शंस के लिए हो सकता है जो लाइट के प्रेजेंस में होती है। जो रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में नहीं होती वहां पे ये चीज नहीं देखेंगे। तो ये रिएक्शंस, ये पर्टिकुलर कंडीशन सिर्फ उन्हीं के लिए है जो लाइट के प्रेजेंस में होती है। फॉर एग्जाम्पल क्या लिख दें हम यहाँ पे कि सम रिएक्शंस आर फोटोसेंसिटिव। कुछ रिएक्शन क्या होती हैं? फोटोसेंसिटिव होती हैं, जो सनलाइट के प्रेजेंस में ही होती हैं। ठीक है, फोटो मतलब क्या हो गया? फोटॉन। और फोटॉन की एनर्जी क्या होती है? E इज इक्वल्स टू एच न्यू। याद कीजिए हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो क्या होगा? हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन कि व्हेन मीथेन reacts with chlorine gas in presence of sunlight, it gives chloromethane plus HCl। अब अगर यहां पे हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा दें, क्या कर दें? इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज कर दें। अगर यहां पे हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज कर दें, इसका मतलब क्या होगा कि यहां पे क्या बढ़ गए हैं? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए हैं। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाए तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ गए हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन फोटोसेंसिटिव है, जो लाइट पे डिपेंड कर रही है, लाइट की एनर्जी पे डिपेंड कर रही है, उसमें अगर आपने इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर आपने इंक्रीज कर दिए तो नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज करने से क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। नोट कीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ें। अगला आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? दोज फॉरेन सब्सटेंस which increase or decrease rate of reaction। कि वो फॉरेन सब्सटेंस जो क्या करते हैं? किसी केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। बट हम जो है वो किसके बारे में बात करेंगे? इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करता है? इंक्रीज करता है। देखिए बेसिकली कैटलिस्ट होता क्या है, थोड़ा सा अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो अगर आपके बड़े भाई बहन हों और उनकी अगर मैरिज हो गई हो या उनकी मैरिज होने वाली हो, तो ये देखा जाता है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो न तो उनकी खुद की लड़की है ना उनका खुद का लड़का है, बट वो क्या बोलते हैं कि अरे उसका बेटा तो बहुत अच्छा है, आप अपनी बेटी की बात वहाँ चलाओ, या उनकी बेटी तो बहुत अच्छी है, मेरी देखी हुई है, मैं बोल रहा हूँ आप वहाँ शादी कर लो। तो न बेटा उनका न बेटी उनकी, बट फिर भी वो क्या कर रहे हैं? उन दो अननोन परिवारों को मिलाने का काम कर रहे हैं। तो वैसे ही कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट रिएक्टेंट को एक ऐसा सुटेबल अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कराता है जिससे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वो रिएक्टेंट क्या करते हैं? आसानी से केमिकल रिएक्शन करते हैं। इसका मतलब कैटलिस्ट एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कराता है जिससे रिएक्शन बहुत आसानी से होने लगती है। तो क्या लिख सकते हैं? कीट set up an alternate path for reactants to make
प्रोडक्ट इजीली, टू मेक प्रोडक्ट इजीली, कि क्या हो जाए, आसानी से प्रोडक्ट बन जाए। अच्छा, ये होता कैसे? वैसे हमें इस टॉपिक को आगे चैप्टर में पढ़ना है कि कैटलिस्ट क्या करता है। कैटलिस्ट डिक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी। आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर में कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। वो मिनिमम एनर्जी रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए जिससे क्या हो सके, रिएक्टेंट आपस में जब कोलाइड करे तो एक इंटरमीडिएट बन सके। वैसा कुछ ग्राफ हम आगे पढ़ेंगे कि किसी केमिकल रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट का एनर्जी है, तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, कैटलिस्ट विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ दिस एक्टिवेशन एनर्जी। और जैसे ये वैल्यू डिक्रीज होती है, जो रिएक्शन का रेट है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रिएक्टेंट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। जैसे अगर एग्जांपल हम देखें कि SO2 प्लस O2 ये बनाता है SO3। क्या बनाता है, SO3 इन प्रेजेंस ऑफ NO। तो NO यहाँ पे क्या है, कैटलिस्ट है। तो यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कैटलिस्ट के ऊपर। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। अब कैटलिस्ट के भी यहाँ पे कुछ सपोर्टर्स होते हैं, है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, काफी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला देखें। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। देखा यह जाता है जनरली rate of reaction becomes double when temperature increases by 10 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, और देखा यह जाता है कि वो केमिकल रिएक्शन जहाँ पे अगर टेम्परेचर में अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट कर दें तो जो रेट होता है रिएक्शन का वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। इसे भी हम आगे चैप्टर में बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आर्हेनियस इक्वेशन हम पढ़ेंगे कि K बराबर A e टू द पावर माइनस EA बाय RT। और यहां से हम देखेंगे कि किस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो केमिकल रिएक्शन का रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो नॉर्मली टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिएक्शन का रेट बढ़ता है, और देखा जाता है कि 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने पे जो किसी भी केमिकल रिएक्शन है जो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो इस आर्हेनियस इक्वेशन के हिसाब से हम आगे देखेंगे एक चैप्टर में कि किस तरीके से ये चीज होती है। ठीक है, नोट कीजिए इसे। बच्चों ये लेक्चर वैसे बहुत छोटा होने वाला है क्योंकि बहुत ज्यादा पैरामीटर्स नहीं है ना, तो मुश्किल से आधे घंटे का लेक्चर है, इसको आप फटाफट देख सकते हैं। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर ही यही है। देखा यह जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज और डिक्रीज और unaffected when concentration of reactant change. Similarly, rate of reaction may depend on concentration of product also.
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो, कि केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट के साथ बदल भी सकता है, चेंज भी हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, अनअफेक्टेड भी रह सकता है, साथ ही साथ ये प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। तो अब किस तरीके से ये सब चीजें होती हैं, इसको अगर हमें समझना है तो अब हमें क्या समझना पड़ेगा। अगला जो अब हमारा टॉपिक है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगले लेक्चर में हम रेट ऑफ रिएक्शन का ये डिपेंड करेंगे कि किस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो क्या करते हैं, रेट को अफेक्ट करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, अनअफेक्ट रह सकता है, कब, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बदले। किस तरीके से ये बदलेगा, किस तरीके से अनअफेक्ट रहेगा, कैसे डिक्रीज होगा, कैसे इंक्रीज होगा, इसके लिए आता है रेट लॉ। तो अगले लेक्चर में हम रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। तो ये बहुत छोटा सा सिंपल सा एक केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट था, रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।